हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मंगेश देशवाल। वेलकम टू डियर आईएएस अप्रोच फैमिली। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 8 आशियाकरण से निपटना यानी कि कॉन्फ्रंटिंग मार्जिनलाइजेशन। लास्ट चैप्टर में हमने बात की है कि मार्जिनलाइजेशन के बारे में कि मार्जिनलाइजेशन होता क्या है, कौन कौन सी इसके अंदर समूह है और इसके बारे में डेफिनेशन जान ली थी। हल्का फुल्का अपने मार्जिनलाइजेशन यानी कि हाशियाकरण के बारे में पढ़ लिया भी, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, कौन कौन से समूह है इसके बारे में। एंड देन इस चैप्टर में हम यहाँ पर हाशियाकरण के बारे में ये जानेंगे कि लोग जो हाशियाकरण पर समूह थे उन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और स्ट्रगल कर सरकार से कैसे अपने अधिकारों को मांगा। ठीक है, तो ये अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट अपने को पता है कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट होता है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में देखिए ये देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये अपने को पता चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पिछले अध्याय में हमने दो अलग अलग समूहों के बारे में पढ़ा था। दो अलग अलग समुदाय कौन से थे? आदिवासी समुदाय और मुस्लिम समुदाय। तो दो समुदायों के बारे में पढ़ा। फिर ये समुदाय भले ही कम ताकतवर थे पर इन्होंने समानता के लिए संघर्ष किया था। ठीक है, भले ही ये कम ताकतवर थे परंतु इन्होंने समानता इक्वलिटी प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल किया था भाई। फिर आगे देखो इस अध्याय में हम क्या पढ़ेंगे। इस अध्याय में विभिन्न समूहों और व्यक्तियों ने असमानताओं से निपटने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए, किन तरीकों के द्वारा इन्होंने अपने इक्वलिटी को प्राप्त किया, समानता को प्राप्त किया, तो वो अपने देखेंगे। फिर हाशियाई समूह संघर्षों के दौरान संविधान का सहारा किस तरह लेते हैं। तो संविधान के अंदर जो अधिकार दिए गए हैं सभी को, व्यक्तियों को, नागरिकों को, फंडामेंटल राइट, तो वो इन्होंने कैसे प्राप्त किए, सरकार के द्वारा सरकार को कैसे दबाव डाला और कैसे अधिकार इन्होंने प्राप्त किया, वो अपने यहाँ पर देखेंगे। फिर इन समूहों को सरकार द्वारा कैसे लाभ प्राप्त हुआ, सरकार ने इनकी कैसी सहायता की, तो अपने सारा कुछ इसके अंदर जानेंगे। तो यानी कि दो चैप्टरों के अंदर अपना पूरा हाशियाकरण के बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। पहले चैप्टर में तो ये जान ही लिया था कि हाशियाकरण क्या है, कैसे है, कौन से समूह है, कैसे उनके साथ में अन्याय हुआ, कैसे विकास था, पहले की स्थिति क्या थी, अब की क्या है। और अब अपने यहाँ पर ये जान लेंगे कि हाशियाकरण है तो हाशियाकरण से उन समूहों ने कैसे संघर्ष किया सरकार के विरुद्ध जाकर उन्होंने कैसे यहाँ पर अपने अधिकारों को मांगा। अधिकारों को मांगने के पश्चात वो समानता का जीवन अब कैसे जी रही हैं, तो वो सारा कुछ अपने इस चैप्टर में जानेंगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो दोस्तों। एंड अब अपने चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अब यहाँ पर देखते हैं कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे। तो व्हाट विल बी रीड इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर के अंदर यहाँ पर देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट को अंदर हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। देन मौलिक अधिकारों का उपयोग, फंडामेंटल राइट का उपयोग किसे किया, हाशियाई तबकों ने, वो यहाँ पर देखेंगे। फिर हाशियाई तबकों के लिए कानून, जो हाशियाई लोग थे यहाँ पर हाशियाई समूह लोग हैं, तो उन्होंने किस प्रकार यहाँ पर उनके क्या कानून बनाए गए, उनको क्या कानून दिए गए, तो वो यहाँ पर जानेंगे। फिर अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंदर ये एक कानून बना था। 1989 के अंदर जो हाशियाई लोग थे, हाशियाई समूह के लोग थे, उनके लिए कानून बनाया गया था 1989 के अंदर। तो उसके बारे में यहाँ पर देखेंगे। तो आप इन चार टॉपिकों को कवर करते हुए इस चैप्टर को कवर करेंगे। और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही इजीली आपको समझ में आ जाएगा और पूरी यहाँ पर आराम से समझाने की कोशिश भी करूँगा सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर। मेरी लैंग्वेज बिल्कुल ही सिंपल रहती है। ठीक है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो दोस्तों अपने यहाँ पर इस पार्ट में अब देखते हैं। इस पार्ट में यहाँ पर देखेंगे फंडामेंटल राइट। ठीक है, मौलिक अधिकारों का उपयोग। तो मौलिक अधिकारों का प्रयोग कैसे किया था हाशियाई लोगों ने, जो हाशियाई अल्पसंख्यक लोग हैं उन्होंने कैसे प्रयोग किया, वो यहाँ पर देखते हैं। देखो यहाँ पर भारत में प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीने हेतु मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ये दोस्तों आपको पता है कि प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ पर क्या फंडामेंटल राइट प्रदान किए गए हैं स्वतंत्र रूप से जीने के लिए, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, सभी को फंडामेंटल राइट मिले हुए हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट है कितने, मैं अगर आपसे पूछूं तो कितने हैं फंडामेंटल राइट? 6। कौन कौन से? समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सांस्कृतिक संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इस प्रकार से ये सारे कितने हैं? टोटल 6 अधिकार है। ठीक है, आपको याद रखनी है। ओके, इंपॉर्टेंट चीज है। फिर आगे हाशियाई समूह ने इन मौलिक अधिकारों का दो तरह से प्रयोग किया। जो फंडामेंटल राइट है जो इसका दो तरह से प्रयोग किया। किसने? जो हाशियाई समूह है। हाशियाई समूह कौन थे? हाशियाई समूह है फर्स्ट मुसलमान एंड देन आदिवासी। ठीक है, फिर आगे सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा।
यानी कि दो तरह से प्रयोग किया है। फंडामेंटल राइट का प्रयोग कैसे किया उन्होंने, पहले तो सरकार को ध्यान अपनी ओर खींचा, दूसरा कानूनों को लागू करने के लिए दबाव डाला। अब भाई 1947 के अंदर संविधान बनाकर रख दिया गया, संविधान में बड़े अच्छे सुंदर सुंदर कानून बनाकर सजाकर रख दिए, ठीक है। तो वहां पर कानून सजाकर रखने से क्या फायदा, जब उसको व्यवहारिक तौर पर लागू ही नहीं किया तो इन जो यहाँ पर ये लोग थे, हाशियाई समूह पर लोग थे, इन्होंने क्या किया, पहले तो सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा और दूसरी तरफ क्या किया, इन्होंने कहा कि यहाँ पर संविधान के अंदर ये कानून बनाकर लिखी हुई है, तो अगर लिखी हुई है तो इसको लागू नहीं करना, तो लिखी क्यों थी ये, तो सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा, उसके बाद में उस पर व्यंग्य किए तो उसको सरकार को मजबूर होकर उनको लागू करना पड़ा, तो लागू करने के लिए मजबूर किया यहाँ पर कानूनों को, ठीक है। जब कानून लागू हो जाएंगे तो उसके बाद में तो अपने आप सब ठीक हो जाएगा, समानता आ जाएगी। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे फंडामेंटल राइट 17 अनुच्छेद 17 आर्टिकल 17 क्या कहता है, आर्टिकल 17 के अनुसार असंप्रेषता या छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है, यानी कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि अनटचेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। अगर वो अब कोई भी ऐसा अनटचेबिलिटी या संप्रेषता या छुआछूत करता है तो उसको कड़ा दंड दिया जाएगा। फिर देखो यहाँ पर, अर्थात अब कोई भी व्यक्ति दलितों को पढ़ने, मंदिर में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं के इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। अब अगर कोई भी व्यक्ति दलित, आदिवासी, महिला या कोई भी ऐसे लोग जिनको जो नीचे तबके के लोग हैं उनको मंदिर में जाने से या फिर पढ़ने से या कोई और काम करने से रोका जाता है तो उनको यहाँ पर दंड मिलेगा, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 17, याद रखना है आपको, ठीक है। एंड देन अनुच्छेद आर्टिकल 15, यानी कि अनुच्छेद 15, भारत के किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो अनुच्छेद 15 क्या कहता है, अनुच्छेद 15 कहता है कि कोई भी, चाहे दलित है, चाहे आदिवासी महिला है, चाहे कोई भी है XYZ, ठीक है, तो उसके साथ में कोई भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, सभी एक समान है। अगर ऐसा किया जाएगा तो दंड मिलेगा, सीधी सी बात है। फिर मुसलमानों तथा अल्पसंख्यक समुदायों ने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों का सहारा लिया। ये क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे मुसलमान है, भारत के अंदर मुसलमानों की संख्या कम है और अल्पसंख्यक समुदाय के अदर जो लोग हैं, चाहे वो महिला है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, चाहे जनजातीय लोग हैं, उन्होंने किसका सहारा लिया, फंडामेंटल राइट 4 क्या कौन सा होता है, एक शैक्षणिक अधिकार है, एक सांस्कृतिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट में है ना यहाँ पर चौथा और पांचवा फंडामेंटल राइट, अगर याद नहीं है तो आपको यहाँ पर मैं आपको अभी बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। यहाँ पर बुक्स के अंदर, तो आपको इस बुक्स के अंदर पहले मैंने चैप्टर में कराई हुई है, शायद आपको याद हो तो, शायद तक 40 नंबर पेज है चैप्टर आपका, अभी देख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 40 नंबर पेज, 14 नंबर पेज पर ये फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, तो आप इनको एक बार देख लेना यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ये अधिकार दिया गया है तो यहाँ पर क्या कह रहा है, धर्म और सांस्कृतिक, तो यहाँ पर सांस्कृतिक 5वां यहाँ पर फंडामेंटल राइट है, ठीक है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और धर्म को लेकर यहाँ पर चौथा और 5वां फंडामेंटल राइट का इन्होंने सहारा लिया मुस्लिम और अल्पसंख्यक लोगों ने। तो ये अधिकार फंडामेंटल राइट क्या कहता है, फंडामेंटल राइट 4 और 5 क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपके यहाँ पर कोई भी आपका समुदाय कम होता जा रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, कैसे भी आपको रोका नहीं जाएगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मुस्लिम समुदाय है, तो मुस्लिम समुदाय अगर कम हो रहा है तो वो अपने यहाँ पर संप्रदाय का वो अपने समुदाय का यहाँ पर विकास करने के लिए बड़े बड़े मंदिर बना सकता है, प्रचार प्रसार कर सकता है, तो उनको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, यानी कि अपनी संस्कृति को खत्म होने से वो रोक सकते हैं, ठीक है। तो इसका इन्होंने सहारा लिया। तो ये आई होप आप समझ गए होंगे इसके अंदर क्या है, फंडामेंटल राइट है। तो फंडामेंटल राइट का किस प्रकार से प्रयोग किया, तो ये आपने देख लिया कि 2 तरह से पहले प्रयोग किया था। पहला सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचा, देन कानूनों को लागू करने के लिए विवश किया का। फिर यहाँ पर आपने क्या देखा था, अनुच्छेद 17 देखा, अनुच्छेद यहाँ पर 15 देखा। अनुच्छेद 17 के अंदर क्या है, अनटचेबिलिटी का अंत कर दिया गया है, और 15 क्या है, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। तो मुसलमान और अल्पसंख्यकों ने किसका सहारा लिया, धर्म और सांस्कृतिक अधिकारों का, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप इसका, आप एक बार यहाँ पर देखोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये तो समझ में आया है। एंड अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट में।
दोस्तों अब यहाँ पर आगे देखते हैं इस पार्ट में क्या देखेंगे, हाशियाई तबकों के लिए कानून। हाशियाई तबकों के लिए कानून का मतलब है जो नीचे दबे हुए लोग हैं उनके लिए स्पेशल क्या कानून बनाए गए हैं, उनके लिए स्पेशल क्या योजनाएं लागू की गई है, वो यहाँ पर देखते हैं। देखो, राज्य व केंद्र सरकारें जनजातीय क्षेत्र और दलित आबादी वाले क्षेत्रों में विशेष योजनाएं चलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मुफ्त या रियायती दरों पर छात्रावास की सुविधाएं। तो ये क्या होता है भाई, छात्रावास। अब देखा होगा कि जहाँ पर ये लोग होते हैं, नीचे तबके के लोग होते हैं। नीचे तबके का कहने का मतलब है कि जो दबे हुए लोग हैं, जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पर पढ़ने की सुविधा नहीं होती है, तो पढ़ने की सुविधा होती है शहरों के अंदर। अब शहरों के अंदर वो जा नहीं सकते, इतने पैसे नहीं होते हैं, चले भी जाएंगे तो वहाँ पर रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो सरकार ने क्या किया, छात्रावास बना दिए हैं शहरों के अंदर। तो छात्रावास के अंदर वो इजिली रह सकती हैं, फ्री के अंदर रह सकती हैं, या फिर कोई बहुत ही कम फीस पे करनी पड़ेगी इनको, ठीक है। तो अब आराम से वो पढ़ सकते हैं, पढ़ने के बाद में जॉब लग सकते हैं, और जॉब लगने के बाद में देश का विकास कर सकते हैं और अपने भी ऊपर उठ सकती हैं। तो फिर यहाँ पर देखो आगे, असमानता को दूर करने हेतु कुछ विशेष कानून बनाए जाते हैं। कुछ विशेष कानून कौन से बनाए गए हैं, जिसे शिक्षा संस्थाओं व सरकारी नौकरियों में दलितों व आदिवासियों को आरक्षण आपने सुना होगा ना, यहाँ पर सीटें को रिजर्वेशन कर दिया जाता है, सीटों को, तो आरक्षण। तो ये जो आरक्षण है शिक्षा संस्थाओं के अंदर दिया गया है। अब मान लो कि यहाँ पर कोई 80% वाला बच्चा यहाँ पर जनरल का है तो उसको 80% लाने होंगे, और अगर कोई यहाँ पर SC ST का या आदिवासी समुदाय का है तो उसको 60% से भी पास कर दिया जाएगा। यानी कि उनकी सीटें रिजर्व कर दी जाती है कि इतनी सीटों पर ये ही लोग बैठेंगे। तो इसका मकसद यही है, इसका उद्देश्य यही है कि यहाँ पर ये जो लोग पीछे रह जाते हैं इनको भी समान लाना है, समान एक पंक्ति के अंदर खड़ा करना है। ऐसा नहीं कि भाई जिनके पास में पैसे है सिर्फ वही लग सकते हैं। तो समान अधिकार दिया गया है, क्योंकि समानता का अधिकार है ना, उसका उल्लंघन नहीं होने देना है, तो उसका भी पालन करना है। तो उसके अधिकार के खिलाफ, उसके हिसाब से यहाँ पर इनको भी यहाँ पर बराबर लाने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे कोई और योजना के माध्यम से हो, चाहे उसको पैसे दिए जाए या कैसे भी है, ठीक है। फिर आगे, आरक्षण किस तरह काम करता है। अब भाई पता कैसे चलेगा कि मैं आरक्षण में हूँ या नहीं, तो उसका पता कैसे चलेगा। देखो, सरकार के पास अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी और अति पिछड़ी जातियों की सूची होती है। सरकार के पास में इन सभी की यहाँ पर सूची है। फिर जो उम्मीदवार नौकरी के लिए आवेदन करता है उसे जाति प्रमाण पत्र देना पड़ता है। ये बात भी आपको पता है कि यहाँ पर अगर अप्लाई करेंगे, कोई भी फॉर्म है गवर्नमेंट जॉब का, तो उसे जाति प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। देन अगर वह सूची में होता है तो आरक्षण का लाभ मिल जाता है। सीधी सी बात है, अगर वह सूची में हुआ, अब मैं जैसे ST के अंदर हुआ तो मेरे को आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, बट मैं हुआ ही यहाँ पर कोई जनरल के अंदर, तो मेरे को कहाँ से मिलेगा, ठीक है। फिर आगे, कुछ संस्थान ऐसे हैं जहाँ आरक्षण मान्य नहीं होते हैं, जैसे मेडिकल, ठीक है। अब यहाँ पर भैया आप पूछोगे कि यहाँ पर जो आरक्षण है वो काम क्यों नहीं करता है। आरक्षण काम इसलिए नहीं करता है क्योंकि मेडिकल जो सर्विस है ये थोड़ा रिस्की है, इसके अंदर लोगों की जान जा सकती है। इसके अंदर वही लोग जाएंगे जिसको ज़्यादा नॉलेज होगा, भले ही वो नीची कास्ट का है। नीची कास्ट का है तो यहाँ पर आरक्षण तो काम करने वाला है नहीं। अगर नीची कास्ट का लोग भी लगना चाहता है तो उतने यहाँ पर उनको मार्क्स लाने होंगे, कट ऑफ से ऊपर जाना होगा। अगर वो इतना ला पाते हैं तो यहाँ पर मेडिकल के अंदर भी उनको वेलकम करता है, ठीक है। और जैसे पायलट हो गए या कुछ ऐसी रिस्की, जहाँ पर रिस्क होता है ना, वहाँ पर ये आरक्षण काम नहीं करता है। बट जैसे शिक्षा संस्थान है या कोई और चीज़ है तो वहाँ पर ये काम करता है। जहाँ पर रिस्क नहीं है वहाँ पर ये काम करता है, तो वहाँ पर इजीली बराबर तरह से लग सकते हैं, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे ST हो, SC के हो, कोई भी लोग हो, आराम से लग सकते हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आशाई तबकों के लिए कानून, ठीक है, कुछ कानून बनाए गए हैं, सीधी सी बात है, कुछ कानून बनाए गए हैं इनके लिए, चाहे वो आरक्षण के माध्यम से हो, चाहे कुछ मार्क्स ज़्यादा ले आते हैं तो उनको यहाँ पर छात्रवृत्ति दी जाती है। ऐसे भी समझ सकते हो कि जैसे ये स्कूटरी देना, या फिर कोई और नीची कास्ट के लोग अगर इतने मार्क्स लाते हैं उनको पैसे देना, उपहार देना, तो ये भी क्या है, योजना ही है एक तरह से उनको ऊपर उठाने की। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इसका पहले आप। तो अपने ये पार्ट हो चुका है एंड अब अपने चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। तो दोस्तों आगे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। इसमें देखिए यहाँ पर अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति, यानी कि क्या है अत्याचार निवारण अधिनियम। पहले जब 1989 का दौर था उस समय यहाँ पर 70 का 80 का दशक चल रहा था, उस समय क्या हुआ था, जैसे नीचे तबके के लोग होते हैं, जैसे कि मान लो अनुसूचित जाति है या अनुसूचित जनजाति है, तो इनको लोग बहुत ज़्यादा कष्ट देने लग गए थे, बहुत ज़्यादा दबाने लग गए थे।
तब इन लोगों ने उस समय प्रोटेस्ट किया, उस समय यहाँ पर स्ट्रगल किया लोगों से और सरकार को यहाँ पर दबाया, सरकार के ऊपर एक तरह से आवाज़ उठाई कि सरकार ने यहाँ पर अगर संविधान बनाया है, संविधान के अंदर कानून लिखे हैं तो उनको व्यवहारिक तौर पर लागू भी किया जाए। तब उस समय जब यहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, तब उस समय ये कानून बनाया गया था 1989 के अंदर, उसे नाम दिया गया अत्याचार निवारण अधिनियम। यानी कि इस नियम का मतलब क्या है, ये कानून बनने का, इस कानून का मतलब है कि अगर कोई भी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति पर कोई अत्याचार करता है या कुछ ऐसा यहाँ पर अश्लील काम करता है या कुछ भी चीजिंग करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसको देख लेते हैं पूरा। अब इस नियम को देखो, यहाँ पर अल्पसंख्यकों व दलितों की रक्षा हेतु 1989 में कानून बनाया गया था। तो ये कानून कब बना था? 1989 में। फिर देखो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 है क्या? इसके अंदर अगर कोई शारीरिक रूप से खौफनाक और नैतिक रूप से निंदनीय अपमान करता है किसी व्यक्ति का, एससी या एसटी वाले व्यक्ति का, तो उसे दंड मिलेगा। वो काम कौन कौन सी हो सकते हैं, इसकी लिस्ट बनी हुई है, बहुत सारी लंबी लिस्ट बनी है, पर आपको यहाँ पर समझाने के लिए थोड़ा बहुत लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को गंदा पानी पीने हेतु विवश करना। अगर कोई भी यहाँ पर बड़े व्यक्ति पहले पता है क्या करते थे, पहले पूजा करते थे, पूजा के अंदर मंदिरों के अंदर पैरों वाले पानी को यहाँ पर पीना पड़ता था। जो नीचे कास्ट के लोग होते हैं वो धोकर उसी को स्नान करते थे, उसी को पीते थे। लेकिन अब अगर कोई यहाँ पर बड़ी कास्ट का या कोई भी यहाँ पर अदर कास्ट का व्यक्ति उसको मजबूर करता है नीची कास्ट वालों को यहाँ पर पानी पीने के लिए या गंदा पदार्थ पीने के लिए या कोई भी चीज़ पीने के लिए यहाँ पर अगर विवश करेगा तो उसे दंड मिलेगा। फिर आगे देखो एससी एसटी के व्यक्ति को नंगा करना, नंगा करके घुमाना, चेहरे पर रंग लगाना आदि ऐसे काम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो अगर ऐसा कुछ भी करता है तो उसको यहाँ पर दंड मिलेगा। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखो ऐसे अपराध जिसमें दलितों और आदिवासियों को संसाधनों से वंचित किया जाता है। जैसे अब मान लो कि पहले क्या होता था, पहले लोग आदिवासियों की या फिर नीचे कास्ट वाले लोगों की चीज़ें छीन लेते थे। जैसे कि लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा है कि आदिवासियों की ज़मीनों को छीन लिया था, वो जैसे जंगलों में रहते थे उनकी ज़मीनों को छीन लिया था, ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया था। लेकिन अब अगर कोई ऐसा करता है तो फिर यहाँ पर देखो अगर कोई एससी या एसटी के किसी व्यक्ति की ज़मीन पर कोई कब्जा करता है, खेती करता है या अपने नाम करवाता है तो उसे सजा मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ गए कि यहाँ पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की जमीन पर ना ही कोई कब्जा कर सकता है, ना ही कोई खेती कर सकता है और ना ही अपने नाम करवा सकता है। फिर आगे देखो दलित या जनजातीय समूह केवल अपने समुदाय को ही जमीन बेच सकते हैं। अब ये भी एक नियम है कि जैसे यहाँ पर एससी या एसटी के जो भी लोग हैं, यहाँ पर अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के जो भी लोग हैं वो अपने ज़मीन सिर्फ अपने समुदाय को ही बेच सकते हैं। अब जर्नल वाले इनकी ज़मीन को नहीं खरीद सकते, अगर वो खरीदेंगे तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, पहले क्या होता था, पहले कोई भी ज़मीन खरीद लेता था, बड़े लोग होते हैं वो खरीद लेते थे, खरीदने तो दूर की बात, पहले सीधे ले लेते थे, छीन लेते थे। लेकिन अब कोई भी ऐसा करता है तो उसको दंड मिलेगा। तो आई होप दोस्तों ये 1989 का कानून आपको समझ में आ गया होगा। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए सबसे पहले आप इसका। तो दोस्तों ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, आपको बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशन इस चैप्टर के कंप्लीट होने के बाद में कल अपन करेंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर। तो आई होप आपको ये चैप्टर सारा कंप्लीट समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो नहीं आई है समझ में। अगर फिर भी कोई चीज़ ना समझ में आती हो तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट कर सकते हो। आपको जो भी चीज़ें परेशानी आ रही है, कोई भी चीज़ है तो कमेंट के अंदर आप मुझे बता सकते हो एंड उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।